नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आईपीएस आदित्य कुमार से जुड़ी हुई, जिसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ये मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पटना, गाजियाबाद और मेरठ में फिलहाल छापेमारी चल रही है। निलंबित आईपीएस के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और करीब 1.37 करोड़ आय से ज्यादा संपत्ति की जानकारी मिली है, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपीएस आदित्य कुमार पर शिकंजा कसा गया है। निलंबित आईपीएस के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पटना संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कितने बजे से छापेमारी की शुरुआत हुई, कितना वक्त बीत गया अब तक? देखिए, छापेमारी जो है वो पहले सुबह शुरू हुई है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जो टीम है वो 3 ठिकाने हैं निलंबित आईपीएस जो है आदित्य कुमार, उनके 3 ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी कर रही है। एक ठिकाना दानापुर आता है, दानापुर इलाके में सगना मोड़ के पास जो इनका फ्लैट है, निजी जो फ्लैट है, उस पर ये छापेमारी चल रही है। उसके अलावा गाजियाबाद और मेरठ में, ये उत्तर प्रदेश का जो ये जिले हैं, वहां पे इनके जो ठिकाने हैं वहां पे भी छापेमारी चल रही है। और अभी जो जानकारी मिली है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो एडीजी हैं नैयर हुसैन खान, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि 1,18,00,000 के करीब जो है आय से अधिक का संपत्ति इनका बनता है। और इसी मामले में 1,37,18,114 रुपए का आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। और इसी मामले में जो जानकारी है वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने हासिल किया और उस जानकारी के आधार पर उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। और विभिन्न धाराएं जो है 120 बी के अलावा कहे तो आईपीसी की जो 13 है, 13/2 है, 12 आईपीसी टीसी एक्ट जो है 1988, उसके तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। और अभी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है, चूंकि ये आशंका भी जताई जा रही है कि जो अनुमान एसपीयू ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जो जानकारी मिली है उससे अधिक की राशि, उससे अधिक की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हो सकता है। इस कारण से छापेमारी जो है वो बदस्तूर जारी है। और जो अमित एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप आदित्य कुमार जो निलंबित आईपीएस ने, उनके बारे में एक डिटेल जानकारी बताएं दर्शकों को। कहां पर ये पदस्थापित थे और कैसे कैसे कार्रवाई जो है आगे बढ़ती चली गई? ये आदित्य कुमार जो है बतौर एसपी गया जिले पर स्थापित थे। और उसी दौरान जो गया के तत्कालीन आईजी हैं अमित लोरा, उनसे इनका अनबन चल रहा था और उसी कारण से शराब माफियाओं से साठगांठ का मामला भी सामने आया था। और उसी मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए दोनों को ही मुख्यालय अटैच कर लिया। आईपीएस जो आदित्य कुमार हैं उन्हें भी और तत्कालीन आईजी अमित लोरा, उन दोनों को मुख्यालय अटैच कर लिया। और उसके बाद से ही लगातार इन लोगों के खिलाफ जो है वो छानबीन चल रही थी। और इसी छानबीन के दौरान इन दोनों को निलंबित कर दिया सरकार ने। और निलंबित करने के बाद से लगातार जो छानबीन है वो तफ्तीश जारी थी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई और सरकार का जो अपना खुफिया तंत्र है वो लगातार जांच कर रही थी। छानबीन के दौरान ये बातें जो है सामने आई। स्पेशल विजिलेंस चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर बता दें, सेशन लेट होने पर हाईकोर्ट ने सख्ती जताई है। 5 विश्वविद्यालय के वीसी पर जुर्माना लगाया गया है। उन पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। और जो विश्वविद्यालय है उनके नामों की बात की जाए तो मगध और पूर्णिया विश्वविद्यालय पर आरोप है, वीकेएसयू और एलएनएमयू पर भी आरोप है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पर भी आरोप है। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मगध विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और एलएनएमयू विश्वविद्यालय पर आरोप है। यहां पर सेशन लेट चलता है। परीक्षा के बाद जो रिजल्ट है वो देर से आते हैं। इसके बाद हलफनामा दायर नहीं करने पर कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। एलएनएमयू में भी सेशन पूरी तरह बेपटरी चल रहा है। एलएनएमयू के वीसी को राज्य भवन ने बेस्ट वीसी का अवार्ड दिया था। आपको याद होगा पिछले साल बेस्ट वीसी का अवार्ड इन्हें मिला था।
और वीसी पर मौलाना मजरुल हक और पीपीयू में टेंडर घोटाले का आरोप भी लगा था, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई के बदले राजभवन ने इन्हें क्लीन चिट दिया था और अब भी एकेयू के भी प्रभार में हैं एसपी सिंह। और ऐसे में अब हाईकोर्ट की तरफ से सख्ती जताई गई है, नाराजगी जताई गई है। जो ये 5 विश्वविद्यालय हैं जहां सेशन लेट चल रहा है, G20 की तैयारी को लेकर सर्वदलीय बैठक में बिहार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित आरजेडी के किसी भी नेता ने शिरकत नहीं किया। अब इसको लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जमकर हमला बोला है। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को 2 बार धोखा दिया, उनमें पीएम के सामने जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए G20 मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में न मुख्यमंत्री गए न ही जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह गए। आरजेडी ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से नजर चुरा रहे हैं। अब उनके बिहार आने पर क्या मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम का स्वागत करने भी नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार ही 2 बार धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, और इसी शर्म के कारण वो कल दिल्ली में आयोजित G20 पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें शामिल नहीं हुए। उनको हिम्मत नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी साथ विचार कर सके, उनसे नजरें मिलाकर बात कर सके। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल सोमवार को G20 की तैयारियों को लेकर सर्वदलीय बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे थे और इस बैठक में सभी दलों को बुलाया गया था। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी पहुंची थी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए, लेकिन बिहार की 2 बड़ी पार्टी से कोई भी नेता नहीं पहुंचा। इस बैठक में 2023 में भारत की मेजबानी में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। दरअसल सरकार ने सभी पार्टियों से सुझाव मांगे थे, जिसको लेकर ये चर्चा की जानी थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंचे और अब उसी को लेकर के आरोप सुशील मोदी की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं सुशील मोदी के द्वारा उठाए गए सवाल पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल जहां इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी अनर्गल और अनाप शनाप बयान इसीलिए दे रहे हैं ताकि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रख सकें और भाजपा के अंदर अपने राजनीतिक वजूद को बचा सके। हमारे नेता के खिलाफ बोलने से पहले भाजपा के नेताओं को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता को दिया है। आज भी हमें वो चुनावी जुमले याद हैं जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बिहार की जनता से वोट मांगने आए थे और उन्होंने क्या क्या वायदे किए थे, और वो सारे वायदे चुनावी जुमले साबित हुए। सुशील मोदी जी, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। इतनी ही चिंता है तो गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पर आप जनता के बीच में आइए और जनता को बताने का काम कीजिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे अलग होने के बाद क्या आंख मिलाने में शर्म आ रही है? और ऐसे में कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं। ये क्या विश्व के बारे में जानते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सब पूरा ढकोसला सिर्फ बिहार में बैठ के और विरोध करने का एक तरीका बनाए हैं। ऐसे में थोड़ी राजनीति होता है। और बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर संशय फिर से बरकरार है। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को चुनाव होना है। 30 दिसंबर तक इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को इसी चुनाव से संबंधित एक मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग की योग्यता पर फैसला होना है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करता है तो क्या होगा? क्या पिछली बार की तरह चुनाव फिर से स्थगित होगा? सवाल ये
कि क्या चुनाव के बाद भी इसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि पहले से चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आज फिर से सुनवाई होनी है। और सवाल ये भी बनता है कि सरकार की जिद का खामियाजा कौन भुगतेगा। ये वो तमाम सवाल जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और बिहार में पिछड़े की राजनीति के बीच अचानक से सवर्ण जाति की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा को बल इस बात से भी मिल रहा है कि प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख दलों ने पार्टी के शीर्ष पद पर सवर्ण को बैठाया है। ये तथ्य इस बात का संकेत दे रही है कि बिहार में सवर्ण पॉलिटिक्स मुख्य धारा में है और इसे लेकर ही इन दिनों सियासत भी गर्म है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, विधानसभा में बीजेपी के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के ये वो नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी की रणनीति की धुरी हैं। किसी भी बड़े फैसले में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अखिलेश प्रसाद सिंह के पास प्रदेश में कांग्रेस की कमान आई है, तो ललन सिंह दोबारा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या इस संयोग को महज एक इत्तेफाक माना जाए या सवर्ण पॉलिटिक्स को बिहार में नई पहचान मिल रही है? दूसरे पार्टियों में अब ये एक बड़ी बात है और कोई मैं इसमें खास नहीं देखता हूँ कि कांग्रेस हो चाहे राजद हो, चाहे राजद में भी बहुत लंबे काल से जगता बाबू उसके अध्यक्ष हैं, तो इन लोगों ने सवर्णों को यदि अध्यक्ष बनाया है तो कोई हम इससे बिहार में क्या फर्क पड़ेगा ये नहीं कहते, लेकिन सभी वर्गों के वोट का बड़ा ही महत्व है। बिहार की राजनीति को जात से अलग हटाकर नहीं देखा जा सकता है, ये प्रदेश की सियासी सच्चाई है। आरजेडी जैसी पार्टी जो पिछड़ों की राजनीति का आईना रही है, अब भी वो A to Z की राजनीति की बात कहती है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठाती है। हमारी पार्टी तो शुरू से हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी कहते रहे हैं, A to Z की पार्टी, सभी जात सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। जो जातीय नफरत का बीज बोती है, समाज में तनाव और उन्माद पैदा करके राजनीति की रोटी सेकती है। अगर वैसी पार्टियां आईवास के लिए है सही, यह दिखावा करने का प्रयास करती है कि हम भी सबको लेकर चल रहे हैं, तो ये सकारात्मक कदम है। आरजेडी के A to Z वाले दावे को बीजेपी आईवॉश बता रही है, जबकि कांग्रेस का भी यही दावा है कि कांग्रेस शुरू से सभी समाज और जातियों को लेकर चलती रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने भी अध्यक्ष के रूप में अखिलेश प्रसाद सिंह जी का चयन किया है। जनता दल यूनाइटेड ने भी चयन किया है, दूसरी पार्टियों ने भी मौका देना आरंभ किया है। मैं समझता हूँ इसमें किसी को भी इतराज नहीं होनी चाहिए। समाज में हर वर्ग के लोगों का स्थान है, प्रमुखता है और सबको उस हिसाब से जगह मिलनी चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर सभी दलों का यही कहना है कि वो तमाम जातियों को समेटकर चलने की नीति अपना रहे हैं। उनके लिए सब महत्वपूर्ण है, पर परोक्ष सच ये भी है कि उन्हीं दलों ने सवर्ण नेताओं को प्रमुखता भी दी है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का यही अंतर बिहार की सियासत को नई दिशा दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी बीच भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की पीट कर हत्या की गई है। शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और युवक का जब शव बरामद किया गया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अनुज कुमार के रूप में युवक की पहचान हुई है। मृतक का नाम अनुज कुमार बताया जा रहा है। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम पहुंची हुई है। अकबरनगर थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां पुलिस अभी शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट चुकी है। केकरा से दुश्मनी नहीं है, नहीं केकरा से बोलना चाहिए, अपना न जाना चाहिए। कल है निकल घर से रोज आवे छे, रोज जाए छे दीरा, रोज एक रोज के टाइम। इस जगह कौन सी नाम कहला जो दीरा के? कौन दीरा कहला? शाहबाद।
और बड़ी खबर गया से, जहां एक घर से देवी देवताओं की चांदी की बेशकीमती मूर्ति बरामद की गई। इस मामले में एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के धरहरा खुर्द गांव की है। मूर्ति का वजन 15 किलोग्राम है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख से भी अधिक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि संदीप कुमार हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन से मूर्ति लेकर पहाड़पुर स्टेशन उतरा था। उसके बाद वहां से अपने घर आया, लेकिन किसी तरह गांव में एक खबर फैल गई और लोगों ने उसे हिरासत में ले लिया। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है। लगातार गैस लीकेज की सूचना मिलने के बाद पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने गेल इंडिया के दिल्ली से आए अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से टमटम पड़ाव के पास गैस लीक करने की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर लोग काफी डरे हुए भी थे। निरीक्षण के बाद रामकृपाल यादव ने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। आपने खड़ा किया है कि साहब पटना और आसपास के कई इलाके में गेल का पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन गया हुआ है, तो कोई विशेष यंत्र जिससे ये पता चले कि यहाँ लीकेज हो रहा है या जो लोगों को वार्न करे कि साहब लीकेज हो रहा है और आप भी उस पर आपका ध्यान आकेश करवाए। तो ऐसे ही कोई यंत्र अगर नहीं लगाया होगा तो मैंने कहा है कि यंत्र लगाइए। चावल के दाने पर कोई क्या लिख सकता है, लेकिन गया में एक दुकान है, नाम है राइट योर नेम ऑन वन राइस। यहाँ तो एक चावल में गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा तक यहाँ के कलाकार लिख सकते हैं। देश विदेश से यहाँ पहुंचने वाले पर्यटक आखिर क्यों इस बेहद खास स्टॉल तक पहुंच रहे हैं, तो जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। राइट योर नेम ऑन वन राइस, अंग्रेजी के ये 6 शब्द गया का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि ये दुकान या केवल स्टॉल का नाम ही नहीं, यहाँ तो कला का नायाब नमूना आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ कलाकार एक चावल के दाने पर गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या फिर जो आप कह दें वो लिख देगा। एक चावल पर ये कारनामा बोधगया के पचछट्टी के रहने वाला अजय कुमार नाम का युवक कर रहा है। अजय के पिता बोधगया में लिट्टी चोखा की दुकान चलाते थे। उनके निधन के बाद अजय ने अपनी गृहस्थी संभाली और अपनी रुचि के अनुसार लिखने और पेंट करने की कला में खुद को निखारा। बनारस से गुरुजी आए थे करीब 10 साल पहले, उन्होंने हमको सिखाए थे कि कैसे लिखा जाता है। तो पहले हम नाम लिखते थे, उसके नाम लिखते लिखते थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद हम एक चावल पे कोशिश किए तो एक गायत्री मंत्र लिख सकें, और दूसरी बात कि एक चावल पे 256 वर्ड तक हम मतलब कि अपना ऑन रिकॉर्ड, मेरा जो रिकॉर्ड है हम उसको लिख के दिए हैं। अजय कुमार की दुकान पर बौद्ध लामा, तिब्बतियन मंत्र सहित बौद्ध धर्म के मंत्रोच्चार चावल पर लिखवाने आते हैं। एक चावल के दाने पर अजय इसे आसानी से कर देता है। इस अनोखे हुनर के चलते अजय को काफी ऑर्डर भी आते रहते हैं। बता दें, इस तरह का कारनामा बोधगया में मोहम्मद अहमद भी करते हैं, लेकिन वो चावल के दाने पर 16 से 20 शब्द ही लिख पाते हैं। चावल पे आप जो भी नाम बताएंगे 8 अक्षर 9 अक्षर लिखा जाएगा। एक चावल पे 2 साइड भी लिखा सकते हैं, 1 साइड 2 साइड, नो प्रॉब्लम। कितना अच्छा तक लिख सकते हैं चावल? करीब एक लाइन में 9 अक्षर लिख सकते हैं, दूसरे साइड में 8 अक्षर 7 अक्षर, जितना भी आप बोलेंगे लिखा जाएगा। 9 से ज्यादा 9 लेटर, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हम लोग। इस बेहद अनूठी दुकान पर इतने नायाब कलाकारी का नजारा है ही ऐसा कि लोग अजय की दुकान पर खींचे चले आते हैं। चावल का एक दाना कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन इस पर बेहद आसान तरीके से जिस कला के जरिए शब्दों को उकेरा जाता है वो अपने आप में अनूठा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और